हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन के लिए बहुत से बच्चों के दिमाग में एक डाउट होगा कि हम जो ये रिपीटेशन का काम है, रिकर्जन क्या करता है। एक फंक्शन खुद को ही तो कॉल करता है और उस काम को हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन रिपीटेडली करवाना होता है, मतलब बार बार करवाना होता है। तो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये काम तो हम लूप से भी कर सकते हैं। जब इटरेटिव मेथड्स हैं हमारे के पास में, तो फिर हम रिकर्जन का क्यों यूज करें। तो वैसे मैं आगे चल के आपको बताऊंगी रिकर्जन और इटरेटिव जो मेथड होती है, इटरेशन जो होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। हकीकत में इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये जो भी काम आप इटरेशन से कर सकते हैं, इटरेटिव मेथड से कर सकते हैं, मतलब लूप्स का यूज करके कर सकते हैं, वो सारे काम हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं। इसी का वाइस वर्सा भी होता है, मतलब जितने काम हम रिकर्जन से करते हैं उन्हीं सभी को हम लूप्स का यूज करके भी कर सकते हैं। उसका एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे मैंने कल आपको 1 to n नेचुरल नंबर्स का सम करना बताया था, तो वो काम अभी तक हम लूप से भी कर चुके हैं। ऐसे ही अभी आगे चल के मैं रिकर्जन की हेल्प से कुछ प्रोग्राम्स और बनाऊंगी। फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे हम, फिबोनाची सीरीज वाला बनाऊंगी, पावर वाला बनाऊंगी। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लूप्स से पहले ही बना चुके हैं। तो हकीकत में इटरेशन में और रिकर्जन में कोई डिफरेंस नहीं होता। मेनली जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो सिर्फ मेमोरी का होता है। और मैं ये कहूंगी कि रिकर्जन इज स्लोअर देन इटरेशन। इटरेशन जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि वो एक ही मेमोरी में सारे वेरिएबल्स को रखता है, कैलकुलेशन वही करता है। लेकिन जो रिकर्जन होता है, चूंकि फंक्शंस कॉल होते हैं तो फंक्शन अलग अलग ब्लॉक पे कॉल होते हैं, तो उसके लिए मेमोरी स्पेस भी ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। लेकिन कई बार कुछ लोग रिकर्जन को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक दिखता है कोड और छोटा होता है, इतना ज्यादा टफ नहीं होता। लूप्स थोड़ा सा समझने में टफ पड़ता है लोगों को, तो वो उसे इग्नोर करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो आप चाहें। लेकिन अगर एग्जाम में कहा जाता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग रिकर्जन, अगर वहां लिखा हुआ है यूजिंग रिकर्जन, तो फिर आपको रिकर्जन का ही यूज करके वहां पर प्रोग्राम क्रिएट करना है, मतलब रिकर्सिव फंक्शन ही बनाना है। लेकिन अगर वहां पर लिखा होता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर और वहां कोई मेथड नहीं लिखी है, देन इट इज योर चॉइस। तो आपकी चॉइस है कि आप किस मेथड का यूज करके प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ कि इटरेटिव मेथड में क्या प्रोसेस होती थी, हम क्या मेथड्स लिखते थे जो इटरेटिव मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता था, और रिकर्सिव में उसी चीज को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको आज क्लियर करूंगी। कल जो मैंने प्रोग्राम बताया था, आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा, आपने बना के भी देखा होगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई डाउट नहीं आया, इसका मतलब है कि बच्चों को समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। A recursive definition is a definition that is made in terms of a smaller version of itself. Look at the following definition of x की power n which is non-recursive. Recursive definition क्या होता है, एक तरह से जो definition है, जो भी term है, उसको बहुत छोटा version में लिख दिया, ज्यादा उसे लॉन्ग नहीं लिखा। आप देखो इस डिफरेंस से आपको इस जो एग्जांपल है इससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये एक नॉन रिकर्सिव मेथड है जो कि अभी तक हम यूज करते आए हैं, लूप्स में हम यही यूज करते हैं। अगर आपको x की पावर n कैलकुलेट करना है तो आप x को उतने टाइम ही तो मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हमारे पास में पाइथन में ऑपरेटर्स हैं। लेकिन ये एक इटरेटिव मेथड है। जब अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, उसी नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना उसका पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ इटरेटिव मेथड। अब चूंकि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज मेड इन टर्म्स ऑफ ए स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ, इसी का छोटा वर्जन होता है। तो आप देखिए इसी चीज को अगर हम रिकर्सिव मेथड से लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इस तरह से। क्या होगा, x की पावर n इज इक्वल्स टू x इंटू x की पावर n माइनस 1। ये जो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पर फंक्शंस चैप्टर पढ़ा होगा। फंक्शन में इसी तरह से फंक्शंस होते हैं,
फिर उसमें n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकाली जाती थी। तो हमने क्या करा, रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले एक नॉर्मल फंक्शन बना लिया, फिर उसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपका फंक्शन क्या है, x की पावर n इज इक्वल टू x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये होगा जहां n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन जो ये रिकर्सिव फंक्शन होता है, इसमें एक सिचुएशन, एक केस ऐसा होता है जिसका आंसर आपको पता होता है, और जिसका आंसर आपको पता होता है वही आपका बेस केस कहलाता है। मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कल के रिकर्जन में आपको एक कंडीशन तो देनी होगी जो कि स्टॉपिंग कंडीशन होगी। अगर आप उस स्टॉपिंग कंडीशन को नहीं देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट तक एग्जीक्यूशन होगा। जो भी आप प्रिंट करवा रहे हो वो प्रिंट होता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो आपको रिकर्सिव फंक्शन अगर यूज करना है तो आपको कोई वहां पर ब्रेकिंग कंडीशन देनी होगी, और वो ब्रेकिंग कंडीशन जो होती है, स्टॉपिंग कंडीशन जो होती है, वही बेस केस होता है। ठीक है, तो वो जो बेस केस है वो क्या होगा, जिस वैल्यू के लिए आपको उस फंक्शन की वैल्यू पता हो। जैसे हमें पता है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर क्या होगा, x होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया एंड x की पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया, x हो गया। और अगर n की वैल्यू 0 हुई तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर आपको बेस केस पता होना चाहिए। मतलब आपको वो वैल्यू पता होनी चाहिए जिस वैल्यू को पुट करने पर उस फंक्शन का क्या आंसर होगा, तभी कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा इटरेटिव और रिकर्सिव डेफिनेशन में डिफरेंस। रिकर्सिव डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, वो जो बड़ी सी प्रॉब्लम होती है उस बड़ी सी इक्वेशन को ब्रेकअप करके एक छोटा फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। मैथ में हम यही तो करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस क्रिएट कर दिए जाते हैं। फैक्टोरियल ऑफ n निकालने के लिए एक फंक्शन अलग होगा। आप और आगे पढ़ोगे मैथमेटिकल फंक्शंस आपने पढ़े होंगे, तो वो क्या किया है, उन्होंने रिकर्जन का ही तो यूज किया है। लॉन्ग मेथड को छोटा बना दिया गया, और वो जो छोटा बना दिया गया है वही रिकर्जन है। ठीक है, तो वो उसको रिपीट करते रहेंगे। आप कब तक करते रहेंगे, अंटिल अ कंडीशन, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती है तब तक आप उस काम को करते रहेंगे। ठीक है, Before writing a recursive function, we must know that every recursive function must have at least two cases. एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये मस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि रिकर्सिव फंक्शन के दो केस होते हैं। मस्ट हैव एटलीस्ट टू केसेस, कम से कम ये दो केस तो होंगे ही होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप चाहो उतने बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको दो केस तो रखने होंगे। कौन कौन से दो केस, पहला होता है द रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस वो होता है जो खुद को कॉल करता है। मतलब आपको एक केस ऐसा रखना है, जैसे आपने कल रखा था एल्स में, यहाँ वो फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा था, तो वो उसका रिकर्सिव केस था। इट इज द मोर जनरल केस ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व यूजिंग रिकर्सिव कॉल टू सेम फंक्शन। उसी फंक्शन को आप रिकर्सिवली कॉल करो, वो केस तो हो गया रिकर्सिव केस। वहीं एक केस होता है द बेस केस। द बेस केस इज द केस दैट कॉजेज द रिकर्जन टू एंड, जो कि एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का। इन अदर वर्ड्स इट इज द केस हुज सॉल्यूशन इज प्री नोन एंड यूज डायरेक्टली। अभी मैंने आपको बताया कि रिकर्सिव फंक्शन को लिखने के लिए आपको एक कंडीशन तो देना मस्ट है जहां पर आपको उस फंक्शन की वैल्यू पता हो। ठीक है, जैसे कल मैंने दिया था कि अगर नम की वैल्यू 1 हो जाती, इफ नम इज इक्वल 1 देन रिटर्न 1। तो हमें पता था कि अगर 1 होती है वैल्यू तो जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमने वहां 1 रिटर्न कर दिया था। तो ऐसे ही आप जो भी फंक्शंस लिखेंगे तो उस फंक्शन में आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वही आपका बेस केस बनता है। ठीक है, As an example with the power function, the recursive case would be, अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। अगर आप x की पावर n कैलकुलेट करते हो तो उसका रिकर्सिव केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, आप फंक्शन बना लो, किसी भी नाम से फंक्शन बन सकता है, तो उसका जो रिकर्सिव फंक्शन बनेगा वो ये होगा
x इंटू पावर एक्स एन माइनस वन, मतलब जो पावर ऑफ एक्स एन आपको कैलकुलेट करना है, इसका रिकर्सिव केस क्या होगा, x इंटू पावर एक्स एन माइनस वन। वही तो हमने वहां किया था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में, जो सम था नम प्लस फंक्शन का नाम और उसमें हमने नम माइनस वन को पास कर दिया था। यही होता है, अगर आपको 1 से 5 तक का सम कैलकुलेट करना है तो 5 प्लस 4 ही तो होगा, 5 प्लस n माइनस वन ही तो होगा। तो वही चीज यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट हो गया। और इसका बेस केस क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर n की वैल्यू 1 हुई तो जो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू x हो जाएगी, और अगर n की वैल्यू 0 हुई तो फंक्शन उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप इन दोनों केसेस को भी यूज कर सकते हो एज ए बेस केस, जहां आप इफ में कंडीशन दे के एग्जीक्यूशन को रोक दो, और आप एक भी दे सकते हो, लेकिन एक केस तो देना मस्ट है। ठीक है, एक नोट है आपके सामने, इफ देयर इज नो बेस केस डिफाइंड और इफ द बेस केस इज नेवर एग्जीक्यूटेड एन इनफाइनाइट रिकर्जन अकर्स। एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर आपने फंक्शन में कोई बेस केस डिफाइन ही नहीं किया, या बेस केस डिफाइन किया है, आपने लिखा है, लेकिन वो उस कंडीशन जो एग्जीक्यूशन था वो उस कंडीशन तक पहुंचा ही नहीं जो आपने वहां पर डिफाइन कर रखी है, तो एक इनफाइनाइट रिकर्जन वहां पर अकर हो जाएगा। इनफाइनाइट रिकर्जन हो जाएगा मतलब एग्जीक्यूशन जो होगा वो रुकेगा ही नहीं, कभी आपको उसे बीच में ही ब्रेक करना होगा। एन इनफाइनाइट रिकर्जन इज व्हेन a recursive function calls itself endlessly, मतलब वो अपने आप को बिना रोकेगा ही नहीं और एग्जीक्यूशन उसका चलता रहेगा, वो होता है इनफाइनाइट रिकर्जन। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर आप रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो दो केसेस पहले ही, उस फंक्शन को क्रिएट करने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेने हैं कि उस फंक्शन का बेस केस क्या होगा, आपको कहाँ एग्जीक्यूशन रोकना है, क्या कंडीशन वहां देनी है, और उसका रिकर्सिव केस क्या होगा, कौन सा फंक्शन उसके लिए एप्रोप्रिएट होगा जो कि आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, हम किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं रिकर्जन की हेल्प से। कल मैंने आपको प्रोग्राम बताया था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, आज मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेट पावर ऑफ एनी नंबर। हम यूजर से इनपुट करवाएंगे वैल्यूज को, प्रोग्राम राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट पावर ऑफ एनी नंबर एंटर्ड बाय यूजर। यूजर से एंटर करवाएंगे और किसी भी नंबर का पावर कैलकुलेशन करके और प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि पावर जो रिकर्सिव फंक्शन है वो हमें कैसे बनाना है, बेस केस कैसे हमें बताना है और रिकर्सिव केस हमें कैसे बताना है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम to calculate power of any number. So Python start करते हैं। स्क्रिप्ट बोर्ड ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ जो कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर, और यहाँ पर मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं। मैं सेम टू सेम जो हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी उसी को फॉलो कर रही हूँ। पावर ऑफ एक्स एन बनाया मैंने, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा। ये जो होगा ये रिकर्सिव केस होगा और ये जो होगा ये हमारा बेस केस होगा। ठीक है, इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने हमारा बेस केस दिया कि अगर n की वैल्यू इज इक्वल हो जाती है 1 के, n की वैल्यू 1 के नहीं, n की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो रिटर्न कर दो क्या 1। यही है हमारा बेस केस कि अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो xn की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हम 1 रिटर्न करवा लेंगे। आप ये भी देना चाहें तो दे सकते हैं और नहीं भी देंगे तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट तो रन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसे मेंशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने एक बेस केस दिया, ये हमारा बेस केस हो गया। यहाँ पर मैं आगे कमेंट दे देती हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि ये हमारा बेस केस हो गया। ठीक है, ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होगी। इसी में हम देते हैं एल्स पार्ट। ये जो एल्स पार्ट होगा ये होगा हमारा रिकर्सिव केस। यहाँ पर हम हमारे फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे।
तो यहाँ से जो हमने वैल्यू रिटर्न की वो क्या वैल्यू रिटर्न होगी, x इंटू, वापस से इसी फंक्शन को कॉल किया, पावर ऑफ x कॉमा n माइनस, ठीक है। ये हमारा जो केस है, ये वाला केस हो गया हमारा कौन सा केस, रिकर्सिव केस। आप देखिए यही फंक्शन हमने बना रखा था, x इंटू पावर ऑफ x n माइनस 1, और यही होता है अगर आपको 5 की पावर 4 कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू 5 की पावर 3 तो कर देंगे, तो n इंटू n माइनस 1 हो गया। तो यहीं पर हुआ x इंटू पावर ऑफ x n माइनस 1। मान लीजिए x की पावर n अगर आपको कैलकुलेट करना है तो x इंटू पावर ऑफ x n माइनस 1, ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। बस सिंपल सा है, हमारा रिकर्सिव फंक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब आपको जब भी किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेशन करनी है, आपको सिंपल अपने फंक्शन को कॉल करना होगा। अब हम आते हैं हमारे मेन में। मेन, ये कमेंट सिर्फ इसलिए, ये दिखाने के लिए कि अब हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है। आप इसे जरूरी नहीं है दें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कमेंट होती है वो प्रोग्रामर के लिए होती है, जिससे कि वो प्रोग्राम को अच्छे से समझ सके, ठीक है। अब यहाँ पर मेन में सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं कि हमें पावर किसकी कैलकुलेट करनी है। हमने x की वैल्यू ली, इंट यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट एंटर नंबर, जो भी नंबर एंटर होगा वो n में आके स्टोर होगा, x में आके स्टोर होगा। आप चाहो तो नाम चेंज भी कर सकते हो, वैसे जरूरी भी नहीं है, ये भी नाम रह सकता है, ठीक है। और जो पावर होगी वो हम n में स्टोर करवा रहे हैं, इनपुट एंटर पावर, जो पावर होगी वो किस में आके स्टोर हो जाएगी, n, ठीक है। अब आपको इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, पावर निकालनी की x की पावर n कितनी है। तो आप कहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम इस फंक्शन को स्टोर तो करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल्स टू, पावर फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर इस x और n को पास कर दिया। अगर आप नेम में कंफ्यूज होते हैं तो आप यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ आप नम कर दीजिए और यहाँ आप p कर दीजिए पावर के लिए, यहाँ आप नम कर दीजिए और यहाँ पावर के लिए p कर दीजिए, अगर नाम में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और नहीं होता है तो x और n भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर चूंकि नम पास होगा, नम की वैल्यू x को आ जाएगी, पावर जो भी कैलकुलेट होनी वो p के पास होगा, वो n के पास चली जाएगी और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होके फाइनल जो आंसर होगा वो रिटर्न होके ans आंसर वेरिएबल के पास आ जाएगी और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। पावर जो पावर है आपकी p रेज्ड टू नंबर, वो जो नंबर है आपका नम इज, जो आंसर है आपका, आप चाहें तो डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे सेव करते हैं और फिर इसे रन करेंगे। ये है हमारा पावर कैलकुलेशन यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। सेव किया और रन। एंटर नंबर, जैसे मुझे 5 की पावर कैलकुलेट करना है तो नंबर मैंने 5 एंटर किया और इसकी पावर कितना, तो हमें इसकी पावर 3 कैलकुलेट करनी है। तो 5 की पावर 3 रेज्ड टू नंबर 5 इज 125। तो 5 की पावर कितनी हो गई, 125। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। फंक्शन आपका बन गया है, बस आपको अब इस फंक्शन को ही तो कॉल करना होगा और वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, अपना काम कर देगा। आप देखिए इसमें भी बेस केस और रिकर्सिव केस आपका है, तो हर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये 2 केसेस होना मस्ट है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके देखिएगा। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब एक दो दिन में मैं आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट सेंड करूंगी, पीडीएफ सेंड करूंगी। तो उन सारे प्रोग्राम्स को आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में बनाने हैं। इसके बारे में मैं आपसे और डिस्कशन करूंगी जब हम हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि सैटरडे से होगी। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। तो इतना आप करके देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम का भी एग्जीक्यूशन मैनुअली वैसे करके देखिएगा जैसे मैंने कल आपको उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताया था, उस डायग्राम की तरह। वैसे ही इसे भी करके देखेगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चीज़ें इजी हैं, इतने टफ नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।